हेलो स्टूडेंट्स। बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कई सारे बोर्ड में एग्ज़ाम हो चुके हैं। कल एमपी बोर्ड का पेपर है, इसके अलावा यूपी बोर्ड का पेपर है, यूके बोर्ड का पेपर है। कई सारे बोर्ड का पेपर लगातार होने वाला है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जो एक शब्द या फिर एक के वाक्य में जिसके आंसर लिखे जाते हैं, जिसको बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जिसके आंसर आपको एक शब्द या एक वाक्य के अंदर ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको केवल एक ही मार्क्स दिया जाता है। तो ऐसे 60 कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड उत्तराखंड बोर्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर समझे। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? मतलब भारत में जो, क्योंकि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, जो कि समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रित रूप है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? तो आंसर होगा नतोदर। मतलब क्या होता है कि उत्पादन संभावना वक्र ऐसे बना जाता है, तो इसका दोनों बिंदु जो है, ये मूल बिंदु होता है, ये वाला उस मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है, इसलिए इसको नतोदर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है? सरकारीकरण मतलब जहां पर आर्थिक गतिविधियों को सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? समाजवादी। चुनावों की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है? कौन सा वक्र होता है जो ये बताता है कि हम किस वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करें? दैट इज उत्पादन संभावना वक्र, जिसको शॉर्टकट में पीपीसी बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अगर वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, मतलब अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती चली गई दोनों में, क्योंकि अमीरों के पास सबसे ज़्यादा संसाधन होते हैं, गरीबों के पास नहीं होते। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। यह बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है? मतलब यहाँ पर निजी क्षेत्र बॉटम लाइन पे होता है, और टॉप लाइन में जो है सरकारी क्षेत्र होता है, वो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सोशलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है? पूंजीवाद में सभी संस्थाओं का हृदय जहां पर सब कुछ होता है, दैट इज लाभ, क्योंकि यहाँ पर लाभ के लिए प्रयास किया जाता है, लाभ के लिए काम किया जाता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या कहलाती है? किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है, वो आधारभूत समस्या होती है बेसिकली, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, किसके लिए किया जाए, इन सब चीज़ों को हम केंद्रीय समस्याओं के नाम से जानते हैं। प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? अगर प्राथमिकता को देखा जाए किसकी क्या जरूरत है, तो ये निर्धारित होता है केंद्रीय नियोजित सत्ता के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा तय किया जाता है कि लोगों की आवश्यकताओं और किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा वक्र उद्गम की ओर उन्नतोदर? उद्गम की ओर उन्नतोदर का मतलब होता है, ये हो गया उद्गम, और इसके ठीक उल्टी दिशा में भागता होता है, तो इसको बोलते हैं तटस्थ वक्र। इसका दूसरा नाम है उदासीनता वक्र, और एक और नाम है जिसको बोलते हैं अनधिमान वक्र। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? नाम मैंने तीनों बता दिए, तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र, अनधिमान वक्र। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता दोनों ही घटने लगती है? जब सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाता है, और जैसे सीमांत उपयोगिता जीरो होता है, उसके बाद हमारा कुल उपयोगिता भी घटने लगती है, दैट इज शून्य स्तर पर। उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु क्या कहलाता है? तो आपका आंसर है, जब एक उपभोक्ता को सबसे अधिक उपयोगिता की प्राप्ति होती है, उस स्थिति को उपभोक्ता संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार होती है? विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच हमेशा अत्यधिक लोचदार होगी, बहुत, क्योंकि यहाँ पर छोटी कीमत अगर थोड़ी सी कम होती है ना, इसकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, ये विलासिता वस्तुओं के अंदर लग्जरीज गुड्स के अकॉर्डिंग आती है। उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है? तो उत्पादन के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी तो ही उत्पादन के साधनों की मांग होगी। उत्पादन में वृद्धि नहीं है तो साधनों की वृद्धि भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15, हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका अवसर लागत को, जिसको आर्थिक आय भी कहा जाता है, आर्थिक लागत भी कहा जाता है। स्थिर लागत और
परिवर्तनशील लागत का योग किसके बराबर होता है? अगर हम स्थिर लागत यानी कि फिक्स कॉस्ट और परिवर्तन की टीवीसी को जोड़ेंगे तो ये कुल लागत के बराबर होता है। किसका फार्मूला होता है? टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। कीमत में थोड़ी सी गिरावट होने पर वस्तु की पूर्ति शून्य हो जाती है तो इसे किसकी पूर्ति की लोच कहा जाता है? अगर कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और इसके बदले में पूर्ति शून्य हो जाती है, कीमत में थोड़ी सी गिरावट होने पर वस्तु की पूर्ति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, तो इसको हम जो है पूर्णता लोचदार कहते हैं। क्या होता है? क्योंकि कीमत में थोड़े से परिवर्तन से हमारी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन होकर जीरो हो जाता है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है सीमांत आगम। एक फर्म साम्य मतलब संतुलन होता है। एक फर्म साम्य की दशा में कौन सा लाभ प्राप्त करता है? अगर हम बात करते हैं, एक लाभ साम्य की दशा में हमेशा अधिकतम लाभ की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए इसको संतुलन स्तर कहा जाता है। टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार होता है? समय के आधार पर ही होता है। नॉर्मली कुछ ना लिखा होता समय के आधार पर। और टमाटर का बाजार क्योंकि आज बिक्री कल नहीं होगी तो वो जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत समझा जाता है। बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता रहता है? ये बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता रहता है? आपका आंसर होगा बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों। ये सामान्य मूल्य हो गया जब वस्तु की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। ठीक है, इस बिंदु पर AR और MR दोनों बराबर होता है और बाजार मूल्य जो छोटे छोटे चीज़ों से परिवर्तित होता है तो इसके चारों ओर अप डाउन होता रहता है। ये है आपका बाजार मूल्य और जो सीधा है ये हो गया सामान्य मूल्य। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म को कौन सा लाभ प्राप्त होता है? दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी लाभ को हमेशा सामान्य लाभ होता है क्योंकि हमारे वस्तु की कीमतों में दीर्घकाल व अल्पकाल व कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व किस अर्थशास्त्री ने बताया था? आपको ये क्वेश्चन कई बार मिला होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में मिला होगा, MCQs में मिला होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है तो हमारे पास समय के आधार पर अति अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति दीर्घकाल, 4 प्रकार के समय तत्व बताया था। ये थे प्रोफेसर मार्शल। असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती है? केवल अपूर्ण प्रतियोगिता में ये हो सकती है असामान्य लाभ या हानि। व्यावहारिक जगत में किस प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है? प्रतियोगिता के द्वारा बाजार की प्रमुखता 3 प्रकार होते हैं: प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। तो ऐसे में एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता तो पाई जाती है लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति एक्चुअल में नहीं होती है, तो इसको हम काल्पनिक बाजार के नाम से भी जानते हैं। साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं कीमत तल। मान लीजिए बाजार में निर्धारित हुआ किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये और सरकार ने निर्धारित कर दिया है इसकी कीमत 12 रुपये, तो उसको कीमत तल कहते हैं। मतलब ऐसा उसके नीचे हम नहीं जा सकते। कीमत सीमा के परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कोई एक कारण। जब कीमत सीमा निर्धारित हो जाता कि एक वस्तु को इस सीमा से अधिक आप इस MRP से ज़्यादा नहीं बेच सकते, उस समय उत्पन्न होती है कालाबाजारी। उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किस कीमत से होता है? उत्पादकों के हितों की रक्षा कीमत तल से होता है। क्वेश्चन 29, वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है? ध्यान रखना, किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक का होता है, उसके बाद प्राथमिक का योगदान है, उसके बाद द्वितीयक का योगदान है। ठीक है। अंतिम स्टॉक एवं प्रारंभिक स्टॉक के अंतर को क्या कहा जाता है? जब अंतिम स्टॉक में से, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को घटा देंगे तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन। शॉर्टकट में लिखता है डेल्टा S। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? राष्ट्रीय आय पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस बात की सूचक होती है? अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो ये सीधा बताता है कि आर्थिक प्रगति हो रही है, अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार होती है? जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्र की आय है तो एक ही बार होती है वर्ष में। वर्ष में कौन सी वस्तुएं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है? वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। किसके मूल्य को? अंतिम मूल्य को। गुणक के रिसाव अधिक होने पर गुणक का प्रभाव कैसा होगा? अगर गुणक का रिसाव जितना ज़्यादा होता है गुणक का प्रभाव उतना ही कम होता चला जाता है।
मांग अधिक किसे जन्म देता है? अगर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग जो है सामूहिक पूर्ति की तुलना में ज़्यादा हो तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। अभावी मांग को संतुलन करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या होता है? अभावी मांग को कम करना है तो सरकार को अपने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा का प्रसार बढ़े। बेरोजगारी का न्यून मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? न्यून मांग मतलब जहां पर जितनी सप्लाई होती है उसके मुकाबले अगर मांग कम होती है तो उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं न्यून मांग, और इसका प्रतिपादन किया था कीन्स ने। प्रोफेसर कीन्स के द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत का क्या नाम है? तब का आंसर होना चाहिए तरलता पसंदगी। क्या बोलते हैं? तरलता पसंदगी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, अभावी मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? अगर अभावी मांग को संतुलन करना है उसके लिए सर्वोत्तम उपाय क्या होता है? निर्यात में वृद्धि किया जा सकता है, निर्यात में वृद्धि करके कर सकते हैं ताकि मांग बढ़े। कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देने वाली बैंक का नाम बताइए। कृषकों को डायरेक्टली दीर्घकालीन ऋण देने वाला बैंक है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है ना, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं इसका पूरा नाम। ठीक है। 43, व्यापार चक्र मुद्रा का कौन सा दोष है? व्यापार चक्र दोष है आर्थिक दोष, क्योंकि इसके अंतर्गत मुद्रा स्फीति और मुद्रा अविस्फीति की दशा उत्पन्न होती है, और ये स्फीति का मतलब होता है महंगाई का होना, अविस्फीति का मतलब होता है मंदी का होना। तरल कोषानुपात बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर तरल कोष को बढ़ाया जाता है, तरल कोषानुपात उनकी SLR को बढ़ाया जाता है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। बैंक केवल द्रव्य जुटाने वाली संस्था ही नहीं है, ये द्रव्य को सृजन करता भी है। किसने कहा था? शेयर्स ने कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाते हो लोन लेके आ जाते हो पैसा मिल जाता है, लेकिन ये पैसे से पैसा बनाने का काम भी करती है, बैंक का ये प्रमुख काम होता है। कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसे होता है? किसी भी देश में कागजी मुद्रा को निर्गमित करने का अधिकार उस देश की केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत में RBI को है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। नाबार्ड का कोई फुल फॉर्म बताया जाता है तो उसका नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अतिरिक्त बजट का अर्थ लिखिए। अतिरिक्त बजट का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर बजट की प्राप्तियां अधिक होती है और व्यय कम होता है, अतिरिक्त बजट के नाम से जाना जाता है। शिक्षा का व्यय कैसा व्यय माना जाता है? शिक्षा पर देश की अर्थव्यवस्था में किया गया व्यय विकासात्मक व्यय के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश में बजट को कौन पारित करता है? आपका आंसर होना चाहिए देश की संसद के द्वारा। भारत द्वारा जुलाई 2017 में कौन सा कर लगाया गया था? भारत में सरकार ने जो कर लगाया था 2017 में उसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, शॉर्टकट में बोला जाता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है? हमेशा सरकार एक वर्ष के लिए, जिसको बोलते हैं हम वित्तीय वर्ष। और भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। और भारत में कब बजट पेश होता पता है? भारत में वर्तमान में 1 फरवरी को बजट पेश होता है, ये निश्चित कर दिया गया है देश की सरकार के द्वारा। भू राजस्व कर किसके द्वारा लगाया जाता है? भू राजस्व राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। बजट को किस योजना की संख्या दी जाती है? बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना होती है, जिसके अंतर्गत देश में आय और व्ययों का व्याख्या किया जाता है, नई योजनाओं का किस प्रकार, पुरानी योजनाओं को किस प्रकार से, हर एक चीज़ देश के विकास के लिए, देश के संचालन के लिए जो योजना तैयार की जाती है, इसलिए बजट को मास्टर वित्तीय योजना भी कहा जाता है। नई व्यापार नीति की घोषणा किस सन की गई थी? भारत की नई व्यापार नीति, जिसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 में घोषणा की गई थी। भारतीय रुपये का अगर अवमूल्यन कर दिया जाए तो भारतीयों का आयात कैसा होगा? महंगा होगा, क्योंकि अब भारतीयों को डॉलर के बदले में ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, दीर्घकाल में आयात किसका भुगतान करते हैं? दीर्घकाल में आयात निर्यात का भुगतान करते हैं, क्योंकि निर्यात दीर्घकाल में आयात आप ज़्यादा बढ़ोगे तो जाहिर सी बात निर्यात भी आपको बढ़ेगा, तो ऐसे में आयात से निर्यात का जन्म हो सकता है।
पूंजी खाते को किस बात का ज्ञान होता है? अंतर्राष्ट्रीय विनियोग एवं ऋणग्रस्तता का। पूंजी खाते के अंतर्गत विनियोग और ऋण की मात्रा को लिखा जाता है, इसलिए इसके कहते हैं किसका ज्ञान होता है? विनियोग और ऋणग्रस्तता का। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? जिसको बोलते हैं विनिमय दर, जिसका पूरा नाम है विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र मात्रा का निर्धारण केंद्रीय नियोजित सत्ता के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो क्लास ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? क्या ये बहुत कोई क्वेश्चन आपके लिए डाउटफुल लगा है? किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि थोड़ा गलत हुआ है और सही होना चाहिए था, मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूजन्स को, अपने डाउट्स को जरूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ और आपको पूछना है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो भी बताइएगा कि एग्जाम का समय है, डाउट है तो पूछना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, अपने हर एक क्वेश्चन को लिख के बताइए। थैंक यू बाय। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने देख रहा है, सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लाइव क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। तो चलिए, थैंक यू बाय।